हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी उसी संबंध में मैं यूपी ट्रिपल एससी का जो 1262 पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है 27 अगस्त को, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें हम 4 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा सेक्शन है हमेशा की तरह हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। पहला, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो वाणी प्लस औचित्य, इसमें देखिए बड़ी ई है, तो मैंने आपको क्या बताया था। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें साफ दिख रहा है यहाँ पर यण स्वर संधि है। तो आपकी 3 तरह की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने कल आपको सारे क्लासिफिकेशन बता दिए थे। 3 दिन से हम लगभग इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ये 5 तरह की संधियां स्वर संधि की श्रेणी में आती हैं। तो देखिए, जो यण स्वर संधि है उसका क्या रूल था। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? छोटी ई और बड़ी ई या में बदल जाएंगे हलंत के साथ, यानी आधे या में। छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदल जाएंगे? वा में हलंत के साथ, यानी आधे वा में। और जो री से ऋषि है वो हलंत के साथ रा में बदल जाएगा। तो आपका यहाँ पर वाणियोचित्य ये सबसे बेहतर इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो जीवन जीने की इच्छा को बोला जाता है जिजीविषा। ठीक है। पिपासु, देखिए पिपासु क्या होता है आपका? जो प्यासा हो या फिर जो कुछ पीने का इच्छुक हो, ठीक है, उसको पिपासु बोला जाता है। जिगीषु होता है जिसे जीतने की इच्छा हो, ठीक है, जिसके पास जो विजय पाने का इच्छुक हो। जिज्ञासु जो जानने का इच्छुक हो, और जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। और जो जानने का इच्छुक हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो देखिए, अनिल अनल, हवा आग, ये अनिल का आपका मतलब क्या होता है? हवा। अनल आपका आग होती है, ठीक है। अली अली, अली आपका क्या होता है? भौरा। और अली आपकी सखी, ये भी हमने देखा था। आदि और आदि, आरंभ और अभ्यस्त, ये भी ठीक है। बात करें इसकी, देखिए ये गलत है। जलज आपका कमल तो ठीक है, लेकिन जलद ये देखिए समुद्र का नहीं होता। जलद जो होता है ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है, ना कि समुद्र का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि ये युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो इसमें कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है? तो देखिए, अंबर शब्द जो है ये अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि अंबर का जो मतलब होता है वो वस्त्र भी होता है। अंबर का मतलब आपका आकाश भी होता है, बादल के लिए भी यूज अंबर किया जाता है। तो आपका अंबर जो है ये अनेकार्थक शब्द है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य है, मीन है और शफरी भी है। देखिए शफरी जो है ये भी कई बार आ चुका है, इसको भी याद रखिएगा। शफरी, लेकिन जलोदरी देखिए इससे संबंधित नहीं है। जलोदरी मछली का कोई पर्यायवाची नहीं होता। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ये हम कर चुके हैं, इसका होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है। किस सेंस में? जो उपकार को मानने वाला हो उसको कृतज्ञ बोला जाता है, और इसका अपोजिट क्या हुआ? कृतज्ञ, यानी जो उपकार को ना मानता। निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अभी तक हम उपसर्ग के प्रश्न देखते थे, अब की बार इन्होंने प्रत्यय का प्रश्न हमें दिया है। तो लूट प्लस जो लुटेरा बना है आपका लूट प्लस एरा से बना है। लूट प्लस एरा, तो आपका एरा जो है इसमें ये प्रत्यय है, ऑप्शन ए। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो देखिए अखरोट शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पश्तो भाषा का शब्द है। ठीक है, पश्तो भाषा का। और बात करें अगर अखरोट वगैरह का, देखिए वो भी बहुत पूछता है आपका तत्सम शब्द। तो अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। ठीक है, याद रखिएगा, अखरोट का तत्सम भी बहुत पूछता है, अक्षोट इसका तत्सम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अगर तद्भव देखेंगे तो इष्टिका ईंट का होता है आपका, ये तत्सम है। कुपुत्र कपूत का तत्सम है। अमीय ये अमृत का है, और उल्लूक ये उल्लू का है। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। तो अगर हम सारे सॉरी तद्भव शब्द है, सबको ध्यान से देखेंगे तो जो अमीय है ये आपका तद्भव शब्द है। ये किसका? अमृत का तद्भव शब्द है। ठीक है, अमृत का। बाकी उल्लूक किसका है? ये उल्लू का है, याद रखिएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने आपको 2 बताई थी ट्रिक। यहां पर आपको अलगाव का भाव हो, जहां पर भय इस चीज का भाव हो, जहां पर आपका तुलना का भाव हो, वहां पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन ए, अपादान कारक यहां पर सही आंसर होगा। अगला,
आम खाया जाता है, इसमें से इसमें कौन सा वाच्य है? तो देखिए साफ दिख रहा है आम खाया जाता है, इसमें आम आपका क्या है? कर्म है, और इसके अनुसार क्रिया क्या है आपकी? खाई जाती है। तो यहाँ पर कर्म वाच्य का ये उदाहरण है, कर्म वाच्य, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पानी, पूड़ी, नदी। तो अगर 12वें की बात करें, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखेंगे पानी कोई स्त्रीलिंग नहीं है। आप जैसे मैं पानी पी रहा हूं, या फिर पानी बह रहा है, इस तरीके से यूज किया जाता है। पानी बह रही है ऐसा हम नहीं लिखते, पानी बह रहा है। मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो देखिए हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अव्यय की। अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पर अगर हम शब्द देखेंगे तो कौन सा है? वहां। वहां पर इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये एक अव्यय है। यही इसकी ट्रिक है। देखिए आपके लिंग, वचन, कारक, इस सबसे इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया इनमें से किस में है? तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के टाइप्स में आपको बता चुका था कि क्रिया के व्यापार के फल के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को हम बांटते हैं। तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस वो देखते हैं। तो इसमें विद्यार्थी लिखता है, ठीक है, ये आपका जो है ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला, स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्री शब्द का विशेषण आरो यारो में बहुत बार आता है, स्त्रैण। ठीक है, स्त्रैण, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में अगर टोटल हम सर्वनाम की बात करें तो कितने सर्वनाम है? टोटल सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11 मानी जाती है। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये टोटल इसमें 11 सर्वनाम आपके हिंदी में माने जाते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, और किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये इसके 5 टाइप है। आगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रज्वलित, ऑप्शन बी। ठीक है, ये उज्जवल में 2 आधे जा आते हैं, प्रज्वलित में नहीं आते। प्रज्वलित में केवल एक ही आधा जा आपका आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डबल उसने इसलिए दिया है क्योंकि उज्जवल से लोग इसे काफी कंफ्यूज करते हैं। प्रज्वलित में केवल एक ही आधा जा आता है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? तो इसमें स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? ता, था, दा, धा। पहला वाला ऑप्शन कौन सा है? छात्राज्ञा। छात्राज्ञा किस श्रेणी में आते हैं? छात्राज्ञा। और श्रवण कुमार वाला श्रा, ये आपके संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, संयुक्त व्यंजन, माफ कीजिए, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। यारा, लावा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। शाह, सा, साहा, ये आपके ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के एक उपन्यास है, इसके लेखक है यशपाल जी। ठीक है, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है, और ये भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हम जो पद्यांश दिया है। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग में किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर यह कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है, देखिए आपसे, जो हिम किरीट शब्द का यूज किया गया है यहाँ पर, हिम किरीट, तो देखिए हिम किसके लिए यूज होता है? बर्फ के लिए। ठीक है, किसी ठंडी चीज के लिए हिम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हिम किरीट का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बर्फ का मुकुट। ठीक है, किरीट आपका किसके लिए यूज होता है? किरीट का अर्थ होता है मुकुट, तो हमें किरीट का एक पर्यायवाची भी मिला, किरीट अर्थात मुकुट। नगपति का विग्रह और समास क्या होगा? तो देखिए नग यहाँ पर पर्वत के लिए यूज किया जाता है। नग जो है पर्वत का भी एक समानार्थी है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नगपति का अर्थ क्या होगा? नगों यानी पर्वतों का पति। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। और संबंध तत्पुरुष, अगर मैं पूरा बताऊं, संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय की शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो अगर आप इसमें ऊपर पैसेज हम दोबारा देखने जाएं तो जो हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल। ठीक है, यहां पर आपको देखेंगे इस लाइन में बोला गया है, अगर हम आप आंसर देखना चाहें तो क्या है? पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, ऑप्शन सी।
अगला देखते हैं, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो अंगार सिर पर धर लेना मतलब कोई कठिन विपत्ति सहना, ऑप्शन ए। अगला, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है, जहां वाक्य में आपका विरोध का आभास हमें प्रकट होता है, किंतु विरोध एक्चुअल में होता नहीं है, वास्तविकता में विरोध होता नहीं है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, यहां पर विरोधाभास अलंकार है। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक चरण में जो 16 मात्राएं होती हैं, सिंपल है, उसे चौपाई कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उस उत्साह जो है ये आपका वीर रस का स्थायी भाव है। मैंने आपको उस दिन देखिए सारे रसों के स्थायी भाव बता दिए थे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जो पीछे के प्रैक्टिस सेट है उन्हें आप जरूर देखिएगा, वहां पे हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो पिछली बार हमने अनुभाव देखा था, होता क्या है, अनुभाव के यहाँ पर रूप पूछे हैं, तो अनुभाव के टोटल 4 रूप माने जाते हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये टोटल 4 रूप है आपके अनुभाव के। और अनुभाव होता क्या है? रस को प्रकाशित करने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। एक ही विधेय हो जिसमें, तो उसे क्या कहा जाता है? एक ही विधेय जिसमें होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अगला, प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में हमने बात की थी जिसमें पूर्व पद आपका अव्यय होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये प्रति, इसमें क्या लगा हुआ है? अव्यय, सॉरी, हाँ, उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रति से बना हुआ क्या है आपका? अव्ययी भाव, ये समास है। आगे चलते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये मैंने आपको बता दिया, आप खुद इसे कर लीजिएगा। हम 46वें प्रश्न पर सीधे चले, जो सामान्य जानकारी से संबंधित है। पहला, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण का हड़प्पा स्थल है? तो देखिए हड़प्पा की कई सारी स्टेजेस होती हैं, एक होती है अर्ली स्टेज, फिर एक होती है मैच्योर स्टेज, और फिर एक डिक्लाइनिंग स्टेज, जब हड़प्पा के शहर खत्म होने लगे थे। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि परिपक्व चरण यानी जब हड़प्पन सभ्यता अपने चरम पर थी, जब उसके सारे शहर जितने भी थे वो फल फूल रहे थे, उस दौरान में राजस्थान में हड़प्पा का कौन सा शहर था? तो सबसे फेमस साइट है राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा अगर नाम की बात करें तो बंग पंजाबी में वैसे तो आपके कड़े वगैरह को बोला जाता है, चूड़ियों को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, कई सारे हवन कुंड मिले हैं, और हमें यहाँ पर जली हुई चूड़ियों के अवशेष भी मिलते हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगा, क्योंकि चूड़ियों को जब जलाएंगे तो थोड़ा काला रंग उनका हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कालीबंगा इसका नाम, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके अलावा एक बहुत सबसे बड़ी जिससे खोज यहाँ पर है, जिसके लगातार प्रश्न बनते हैं, आपसे सीधे पूछता है कि कौन सी हड़प्पन साइट से हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के अवशेष आपको कालीबंगा से ही मिलेंगे। ये कहां पर मौजूद है? तो पहले इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, और घग्गर घग्गर हाकरा वैली, अब इसे बोलते हैं घग्गर हाकरा घाटी, वहां पर ये स्थित है। यहां से मैंने आपको बताया हवन कुंड वगैरह के अवशेष हमें मिलते हैं, और जली हुई चूड़ियों के अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। अगर इसको हम मैप में देखना चाहें तो मैं आपको मैप में भी सारी साइट्स दिखा देता हूँ। सारी साइट्स काफी इंपॉर्टेंट है। मांडा हो गया, चान्हो दारो, चान्हो दारो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मनका बनाने का महत्वपूर्ण एक केंद्र था या कारखाना था। तो हम देखते हैं पूरा मैप में कहाँ कहाँ पर ये साइट्स मौजूद हैं। ये देखते हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से मैप निकाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सवाल का आंसर है वो है आपका कालीबंगा। ये रही आपकी कालीबंगन साइट, और ये राजस्थान में है। आर मतलब राजस्थान, मैंने कोडिंग वगैरह करी हुई है। इसके अलावा बनावली, ये हरियाणा में स्थित एक साइट है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित एक साइट, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीचे देखेंगे चान्हो दारो, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये है, देखिए चान्हो दारो, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो आपका, जो काफी इंपॉर्टेंट साइट है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। बात करें अगर हड़प्पा की, तो ये है आपका हड़प्पा। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ये रही रावी नदी। और हड़प्पा की बात करें तो 1921 में इसको दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया है। हड़प्पन सभ्यता की खोजी जाने वाली ये पहली साइट थी, और ज्यादातर देखिए जो पहले नामकरण था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन देखिए इसमें कुछ दिक्कतें क्यों हुई, क्योंकि जब धीरे धीरे इसका हमने काम करना शुरू किया, इसको एक्सकेवेट करना शुरू किया, तो बहुत सारी साइट्स ऐसी थी जो आपके सिंधु घाटी से बाहर थी। जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें कुछ साइट्स हैं, कुछ साइट्स आपके दक्षिण भारत में भी हैं, जैसे लोथल वगैरह हैं यहाँ पर हैं। तो ये साइट्स क्या थी, इंडस वैली से बाहर थी।
तो इसीलिए ये जो नाम था थोड़ा सा गलत होने लगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या कहा, जो पहली साइट सभ्यता में खोजी गई उसी के नाम पर इसका नामकरण करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम अब हड़प्पन सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि वो इसकी खोजी गई सबसे पहली साइट थी। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा मांडा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा ऊपर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये इसकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, यानी सबसे उत्तरी साइट है। सबसे पश्चिमी साइट कौन सी है, ये रही आपकी सुक्ता जैंडोर। ठीक है, सबसे दक्षिणी साइट की बात करें तो सबसे दक्षिणी साइट आपकी यहां पर पड़ती है महाराष्ट्र में, उसका क्या नाम है, दायमाबाद। और अगर बात करें सबसे पूर्वी साइट की तो वो है आपके उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, आलमगीरपुर याद रखिएगा, यमुना नदी की एक सहायक नदी है हिंडन नदी, उसके किनारे आलमगीरपुर पड़ता है। तो ये 4 साइट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप मैप से आपको काफी समझ में आ गया होगा। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। यह उनके दरबारी कवि के द्वारा संस्कृत में रचित है। तो उनके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट जी थे। ठीक है, तो बाणभट्ट के द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं आपकी, एक तो लिखी गई है हर्षचरित और दूसरी है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी को पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में उनके पुत्र के द्वारा इस रचना को पूरा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और पुत्र का क्या नाम था उनके, भूषण भट्ट जी। ठीक है, तो भूषण भट्ट के द्वारा इसको पूरा किया गया था। तो देखिए, और बाकी जो राइटर्स हैं ये भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। कंबन की बात करें तो कंबन ने लिखी है तमिल रामायण, जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसके आधार पर कंबन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है, याद रखिएगा। बात करें दांडन की, दांडन की तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 किताब हैं, एक तो है आपकी काव्यदर्श, याद रखिएगा। ठीक है, काव्यदर्श, और एक जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो है दशकुमार चरितम। दशकुमार चरितम मैचिंग में लगातार पूछता रहता है, तो वो डांडी की बुक है। इसके अलावा एक अवंती सुंदरी करके भी इनकी बुक है, वो भी याद रखिएगा, अवंती सुंदरी। बात करें जिनसैन कौन थे, तो जिनसैन भी एक बहुत फेमस जैन धर्म के सन्यासी थे, जैन मॉन्क थे, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कौन से ट्रेडिशन के थे, ये दिगंबर, जो जैन धर्म का एक पंथ होता है दिगंबर, उससे संबंधित थे। और एक आपने राष्ट्रकूट किंग का नाम सुना होगा, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही है या उनके ही एक तरह से कोर्ट में ये रहते थे। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिनसैन जैन धर्म से संबंधित थे। आगे चलते हैं। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, तो जो दीवाने कोही था आपका, ये बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह को लोन देने के लिए बनाया गया था, किसके द्वारा, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक और भी बहुत कारणों से बहुत फेमस है। क्यों, इन्होंने राजधानी दिल्ली से कहां पर अपनी ट्रांसफर की थी, दौलताबाद में ट्रांसफर की थी। इसके अलावा इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी। ठीक है, टोकन करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। जो चाइना के एक राजा था कुबलई खान, ठीक है, कुबलई खान से प्रभावित होकर इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी, लेकिन वो एक तरह से पूरा विफल हो गया था। दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही थे, लेकिन इनका शासनकाल बहुत ज्यादा उठापटक से भरा रहा, क्योंकि इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो दीवाने अमीर को ही आपका किससे संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है, लोन से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां। तो फिरोज शाह तुगलक जो बाद में आए, जो बाद में राजा बने, फिरोज शाह तुगलक ने इनके ही नाम पर, इनके बचपन के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की थी, जहां पर बाद में आपने देखा होगा जो शर्की राजवंश था उन्होंने अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में ही बनाई है। जौनपुर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता था। ठीक है, पूर्व का शिराज, ये भी याद रखिएगा, या शिराज ए हिंद। ठीक है, शिराज ए हिंद या पूर्व का शिराज जौनपुर को बोला जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। आगे चलते हैं। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, तो देखिए पहले बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम में, ठीक है, या चौसा में किससे हार गए थे, ये शेरशाह सूरी से 2 बार लगातार हार गए थे। इसके बाद ये भारत से बाहर चले गए थे, लेकिन कलिंजर के एक एक्सपेडिशन के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तो हुमायूं को दोबारा से वापस आने का मौका मिल जाता है। वापस बैरम खान इनकी सेना को लीड करता है बाद में 1555 में, और 1555 में जो सिकंदर सूरी होता है, सिकंदर सूरी को हराकर ये दोबारा से अपनी मुगलों की स्थापना भारत में करते हैं 1555 में। लेकिन 1556 में फिर इनकी डेथ हो जाती है अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल से गिरकर। ठीक है, शेर मंडल इनकी लाइब्रेरी का नाम होता है, वहां से ये गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1556 में पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्यारोहण होता है और वो 1605 तक भारत में राज करता है। ठीक है, तो आपका सिकंदर सूरी होगा, शेरशाह सूरी मत याद लगाइएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है,
तो टॉप के 3 तो हमें सभी को याद रखने ही पड़ेंगे। सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारी चीन के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है, जो अलग अलग राज्यों में है। हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, लद्दाख में है और अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश वाले जो बाउंड्री है उसको किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तीसरे नंबर पर किसकी रैंक है? तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसके साथ हमारी लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा शेयर करते हैं? जम्मू कश्मीर करता है, लद्दाख करता है, गुजरात करता है, पंजाब करता है और राजस्थान करता है। इन सभी में देखिए एक बार ये पूछ लिया था सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान की हमारे किस राज्य के साथ है, तो ऑब्वियस है राजस्थान, काफी बड़ा स्टेट है, तो राजस्थान के साथ ही हमारी पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा है। और यहाँ पर आपने पता होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इसको गार्ड करती है। इसके बाद बात करें अगर, तो चौथा रैंक है आपकी नेपाल की। ठीक है, चौथे नंबर पर नेपाल है, 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश एकमात्र अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है, वो नेपाल है। 579 किलोमीटर के आसपास हम इससे सीमा साझा करते हैं। और 7 राज्य, 7 हमारे जिले हैं जो उससे सीमा साझा करते हैं। मैंने 7 के नाम आपको मैप दिखाकर बता दिए थे। इसका भी थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, हमें और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे अगर, तो ये पूरा आपका ये क्या हो गया, इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट जरा, ये वाली लाइन पूरी, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश वाली जो बाउंड्री है, ये आपका चाइना है, ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा। ठीक है, तो ये पूरी लाइन मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद सिक्किम से चीन सीमा साझा करता है, ये उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये राज्य हमारे चीन से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। फिर आपका यहाँ से, तो ये राजस्थान हो गया पूरा, इधर गुजरात हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका पंजाब हो गया। ये हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ पूरी सीमा हमारी ये लगी हुई है। ठीक है, ये पूरा आपका बांग्लादेश है। और एक बार पूछ लिया था त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो यही देखिए पूरा मैप है। आई होप इससे आपको बेहतर एक आइडिया लग गया। चलिए आगे चलते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर क्या विकसित होती है? तो देखिए जहां पर रेन शेडो एरिया होता है, जहां पर बारिश आपकी कम होती है, वहां पर किस तरीके की मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है? तो वहां पर रेड सॉइल डेवलप होती है। ठीक है, रेड सॉइल या लाल मिट्टी। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इंडियन ओशन में सबसे छोटा है आपका मालदीव। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? मेडागास्कर, याद रखिएगा, मेडागास्कर काफी बड़ा आइलैंड है, तो मालदीव सबसे छोटा है। आगे, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में, इनका नाम जमशेदपुर जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, जमशेदजी टाटा के नाम पर। तो ये 1907 में जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। स्पेशली जो हमारा एक्ट है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके तहत हमें नागरिकता मिलती है और हम नागरिकता खोते हैं। बात करें तो नागरिकता का जो प्रोविजन है वो स्पेशल डोमेन है संसद का या पार्लियामेंट का, वो यानी यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, संघ सूची में आता है वो, और इसीलिए राज्यों के पास उस पर कानून बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है, संसद इस पर कानून बना सकती है केवल। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो आपसे सवाल में पूछा है, तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का बात की जाती है। 5 से 11 मैंने आपको बता दिया, 5 से लेकर 11 संविधान के भाग 2 में हम सिटीजनशिप से हमारा संबंधित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मैंने आपको कल बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब हम पढ़ रहे थे, 324, 325 और 326। तो अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की जाती है। और पहला राज्य कौन था जिसने इस आधार पर चुनाव कराए थे? तो देखिए दुनिया में सबसे पहले अगर बात करें तो 1919 में जर्मनी में इस आधार पर चुनाव हुए थे। एक मिनिमम उन्होंने एज बनाई थी कि हाँ इसके ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। हालांकि उसमें महिलाएं वगैरह उस समय शामिल इतनी नहीं होती थी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में मणिपुर इसकी शुरुआत करने वाला सबसे पहला राज्य है। ठीक है, मणिपुर। वर्ष 1978 में इस संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। तो ये बात कर रहा है 44वें संविधान संशोधन की। तो देखिए
44वां संविधान संशोधन सन 1978 में आया था। पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें प्रॉपर्टी का राइट भी शामिल था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन से उसे हटाकर एक लीगल राइट यानी वैधानिक राइट बना दिया गया है और अब यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। ठीक है, 300A। 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिया था 1976 में आया था। इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसने संविधान के काफी बड़े हिस्सों में परिवर्तन किया था और केवल एक बार अभी तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है जब उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए थे और वो 42वें संविधान संशोधन से ही किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता था? तो सबसे पहले पद्म विभूषण किसको दिया गया था? तो सबसे पहले पद्म विभूषण आपका सत्येंद्र नाथ बोस जी को दिया गया था, जिसके नाम पर हिग्स बोसॉन, आपने पार्टिकल भी सुने होंगे, बोसॉन वो इन्हीं के नाम पर बने हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उनको बोला जाता है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन थी? तो लेखिका थी इसकी सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी क्यों फेमस है? सरोजनी नायडू जी किसी भी भारतीय कांग्रेस के सेशन को लीड करने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट जी। और सरोजनी नायडू ने कब कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 के कानपुर सेशन में इन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी। बात करें जवाहरलाल नेहरू की फेमस बुक कौन सी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी की फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जी की भी एक बहुत फेमस बुक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। इसी की तरह देखिए एक बुक सेम नाम की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की है इंडिया डिवाइडेड। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये बुक है रफीक जकारिया की। ठीक है, याद रखिएगा रफीक जकारिया। आगे चलते हैं। लंदन किसकी राजधानी है? सिंपल है, लंदन तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में ही स्थित है। स्पेन के मैड्रिड भी बहुत फेमस है। यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ, अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटन संगठन है उसकी जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन के मैड्रिड में ही स्थित है। आगे चलते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की गति या तो तेज हो जाती है या बढ़ जाती है, तो इनको क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक। किसने इनकी खोज की थी? तो बर्जीलियस ने उत्प्रेरकों की खोज की है। हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुनफर सुरंग, तो पीरा कुनफर सुरंग कहां पर स्थित है? पीरा कुनफर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने विजिट किया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जवाहर टनल वगैरह भी आपने सुनी होगी, बहुत सारी टनल है जम्मू कश्मीर में, उनके बारे में जरूर आप थोड़ा सा पढ़िएगा। अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कंप्रेस्ड बायोगैस पर यानी सीबीजी का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? तो केरल ने अभी हाल ही में देश का पहला वाटर बजट जारी किया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक को इसमें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की है? तो कब से हमारे यहाँ हाइड्रोजन से ट्रेनें चलने लगेंगी? तो दिसंबर 2023 से, दिसंबर 2023 से। अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो टेम्परेरी रूप से आंकड़ों का संग्रहण और करेगा, ये करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन ये निम्नलिखित में से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के विभिन्न प्रकार। आगे देखते हैं। इन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निर्णय या समाधान ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है, तो इसे किस नाम से आमतौर पर जाना जाता है? इसे ह्यूरिस्टिक बोला जाता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन सी। ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा नया प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो कौन करता है? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो होते हैं ये आपके यूटिलिटी आधारित एजेंट ये उच्च गुणवत्ता के वर्णन को करते हैं। एक ग्रीन पीसी,
तो एक ग्रीन पीसी क्या होता है? अगर ग्रीन पीसी की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, इसलिए इसे ग्रीन पीसी बोला जाता है। क्वांटम डॉट क्या है? तो एक क्वांटम डॉट क्या होता है? तो ये अर्धचालक नैनो संरचना है, यानी अ सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएलआई इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? तो सीएलआई का देखिए मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी। ये भी हमने कर लिया था रेलवे वाले प्रश्नों में। फुल फॉर्म्स तो देखिए हमने लगभग सारी कर ली है। द फुल फॉर्म ऑफ आईटीआर, तो आईटीआर की फुल फॉर्म क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न, ऑप्शन ए। 74वें की बात करें, एमएस वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो एमएस वर्ड में अगर बात करें तो सेव एज अगर आपको करना हो तो इसमें किस शॉर्टकट कुंजी का आप उपयोग करेंगे? तो वो है F12, F12, ऑप्शन सी। एमएस वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है या शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी ऑप्शन डी में है। शीर्षक या टाइटल केस के मामले में, अगर हम शीर्षक या टाइटल्स की बात करें तो इसके मामले में क्या है? हर वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, तो इसमें एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, ऑप्शन बी। इन अ स्प्रेडशीट, जो कि एमएस एक्सेल की यहां पर बात होती है, एमओडी रिटर्न्स, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन एमओडी रिटर्न ये क्या है? ये आपसे पूछा है। तो स्प्रेडशीट में ये जो होता है शेष जब आप दो संख्याओं का या दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तो इसको बोला जाता है एमओडी रिटर्न। अगला, ईमेल सेवा निरूपित करता है, तो ईमेल क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी। 79 देखते हैं, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से किए जाता है या किए जाते हैं? तो इसमें क्या किया जाएगा आपका? प्रोसेस मैनेजमेंट किया जाएगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी किया जाएगा, फाइल मैनेजमेंट भी किया जाएगा, यानी इसमें सारे ही श्रेणी में आते हैं। ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर आर डन बाय, तो कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, यूपी स्पेशल की। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1887 में इसकी स्थापना हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, इसको याद रखिएगा। और 2005 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो पहले इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका काशी में स्थित है या बनारस में स्थित है, और 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से इसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो अगर बात करें साक्षरता दर, तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में, ऑप्शन बी। और अगर बात करें सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर में, लगभग 80% के आसपास। और अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, तो सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में, फिर है बहराइच में, फिर बलरामपुर में, फिर बदायूं में, और फिर रामपुर में। अगर बात करें श्रावस्ती और क्यों फेमस है, श्रावस्ती इसलिए फेमस है, अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं, तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए हैं, याद रखिएगा, श्रावस्ती में। इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है, क्या आता है? श्रावस्ती कौन से महाजनपद की राजधानी था, ये बताइए। तो श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी था। टोटल 16 महाजनपद हमें पता लगते हैं अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के हवाले से। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में कितने मौजूद थे? उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद मौजूद थे। कौशल भी उत्तर प्रदेश में ही था, और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जरूर याद रखिएगा, पूछता रहता है। कुशीनगर कौन से महाजनपद की राजधानी थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। कौन सा स्तूप यहाँ पर फेमस है? रामभर स्तूप यहाँ पर फेमस है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध की बॉडी के अवशेष रखे हुए हैं। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, पहले इसको कुशीनरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यही संबंधित सारे फैक्ट्स हो गए। आगे चलते हैं, कुशीनगर में ही देखिए यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है इस समय, भारत का तीसरा, सॉरी उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर है। पहले दो कहां पर है? वाराणसी और लखनऊ में है। इसके अलावा 2 और बन रहे हैं, कहां पर? अयोध्या में और जेवर में, जो कि नोएडा के पास है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ
प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसमें आपको पता होगा 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में भेजे जाते हैं जो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर इसमें बात करें तो कब इसको प्रारंभ किया गया था? तो इसको 2019 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसमें रैंक उत्तर प्रदेश को पहली मिली हुई है, पहली, क्योंकि बड़ा स्टेट है और कृषि प्रधान राज्य भी है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज होनी ही थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई थी, ये इन्होंने परीक्षा वाणी से सीधे प्रश्न उठाया है, तो ये 1992 में शुरू की गई थी, ठीक है, 1992 में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। एक तो है कौन, सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी, जो किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1963 से 1967 तक पद पे रही हैं। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को इस पद पर चुना गया है, और जो कम से कम 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। तो 2 महिला मुख्यमंत्री अभी तक प्रदेश ने देखी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति यानी एससी की बात कर रहा है, तो एससी की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कहां पर है? वो है आपके सीतापुर में, ऑप्शन बी, ठीक है, सीतापुर में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखिए बात करें तो परसेंटेज वाइज कौशाम्बी में सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो वो कहां पर मिलती है? सोनभद्र में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, ठीक है, मिर्जा गालिब आगरा, ठीक है, जोश मलिहाबाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो अगर बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी भी बोला जाता है। और काकोरी, जब ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी षड्यंत्र हुआ था, उस केस में ये पकड़े गए थे और फिर इनको इसमें फांसी दे दी गई थी। और फांसी से पहले देखिए इनसे पूछा भी गया था कि आप क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीऊंगा। इन्होंने एक ऐसा सेंटेंस भी बोला था, तो काफी ज्यादा उग्र क्रांतिकारी इन्हें माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो जो किशन महाराज जी हैं, ये एक कथक कलाकार नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक तबला वादक है, ठीक है, बाकी सारे इसमें कथक कलाकार हैं। अगला देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने आपको बताया था, देखिए, शूरसेन, ठीक है, शूरसेन के नाम से इसको जाना जाता था। बाकी हमने सारे महाजनपद की बात कल करी है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है महाजनपद भी, इसलिए याद रखिएगा। नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जिसे बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये फैजाबाद में स्थित है, ठीक है, फैजाबाद, माफ कीजिएगा, फैजाबाद। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जेवर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। और इसमें 440 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं। बात करें अगर कब से ये संचालित हुआ है, तो ये 1991-92 से संचालित है भारत में। उद्योगों को उनके शहरों के नाम से सुमेलित करना है, तो रेणुकूट में आपका एल्यूमिनियम उद्योग है, सबको पता है, वहां पर हिंडाल्को है, हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, तो एल्यूमिनियम वहां पर होगा ही। ऋषिकेश में आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत बनते हैं, मेरठ में खेल के सामान और अलीगढ़ में ताले। तो 94 का क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, यहाँ पर पेपर मिल्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पर कागज का काम बहुत होता है, इसलिए सहारनपुर में ही आपकी पेपर मिल स्थित है। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है, अलीगढ़ के ताले फेमस है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, तो सिंपल है, काशी तो सबको पता ही है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स वगैरह से उत्तर प्रदेश में ही सिंचाई होती है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखिए, फूलों का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, फूलों में तमिलनाडु की रैंक 1 है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। ठीक है, तो यही देखिए हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। आई होप आपको मैप्स वगैरह लगाने और जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको पसंद आती होगी। अच्छा लगता हो वीडियो तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।